हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड वीडियो की। देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था। और फिर हमने बात किया था कि अगर किसी कर्व का स्लोप निकालना हो किसी पॉइंट पे, तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया था कि डिफरेंशिएशन से हम किसी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे अप्लाई करके कुछ कर्व का स्लोप निकालने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग होगी हमारे फॉर्मूले से। और एक चीज़ याद रखना, अभी जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये आपको अभी के लिए याद कर लेने हैं, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये आया कहाँ से, अभी के लिए बस सिर्फ इसको याद करना है। सो जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है d बाई डी एक्स। ये वही d बाई डी एक्स है जैसे हम लोग लिखते थे ना, dy बाई डी एक्स। सो d बाई डी एक्स, अगर y की वैल्यू है सपोज दैट x टू द पावर n। अब इसे फॉर्मूला देखो, d बाई डी एक्स x टू द पावर n, ये हमारा होता है nx टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स k x टू द पावर n। k क्या है? k है हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म। जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 3 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा 3 ही होगी। 4 कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, x चेंज हो सकता है, तो k कांस्टेंट है। तो अगर x टू द पावर n अकेला था तो इसका होता है nx टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n के साथ अगर k लग गया तो ये k बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा? d बाई डी एक्स x टू द पावर n इक्वल टू k बाहर है तो k ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन x टू द पावर n d बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1। देखो पहला वाला फॉर्मूला है ना, इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है, तो इसकी वैल्यू इतनी हमने पुट कर दी। अब मुझे पता है कि कई सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूले हैं जो अवतरित हो गए हैं, जो हमने कभी पढ़े ही नहीं, बट समझ आएगा थोड़ी देर बाद। तीसरा है d बाई डी एक्स k। जब k किसी वेरिएबल के साथ है तो k को बाहर निकाल देते हैं, ये हमने देखा। बट अगर k अकेला पड़ गया तो d बाई डी एक्स k इक्वल टू 0। फोर्थ है d बाई डी एक्स साइन x, इसका होता है cos x। d बाई डी एक्स cos x, इसका होता है माइनस साइन x। d बाई डी एक्स log x, ये ln x लिखने का मतलब क्या? नेचुरल लॉग है, ठीक है। सो log x का होता है 1 अपॉन x। और सेवेंथ है d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x। अब इधर के जो फॉर्मूले मैंने लिखे उसमें से हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि चल क्या रहा है। अब देखते हैं, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, जब एप्लीकेशन बताऊंगा तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इस लाइन के इस साइड है सारे के सारे फॉर्मूले। अब चलो कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेके सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इफ y इक्वल टू x टू द पावर 4 फाइंड dy बाई dx। y की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर 4, dy बाई dx निकालने के लिए कहा है। सो d बाई डी एक्स, और y की जगह पे हमें कितना पुट करना है? y की जगह पे हमें पुट करना है x टू द पावर 4। सो आप ध्यान से देखना ये किस फॉर्मूले में आ रहा है। x टू द पावर 4, n यहाँ पर नंबर था, n मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 जो कुछ भी हो, तो n नंबर है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इससे मैच कर रहा ना। तो देखो इस फॉर्मूले में क्या बताया गया था कि जब कभी भी x टू द पावर n हो तो आता है n x टू द पावर n माइनस 1।
यानी कि n हमने आगे लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर 4 आगे लिख देंगे, फिर x लिखेंगे और 4 माइनस 1, यानी ये आ गया 4x टू द पावर 3। सिंपल है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, d बाई डी एक्स। अब की बार सपोज दैट y की वैल्यू थी 5x क्यूब, 5x क्यूब। तो इस केस में क्या करेंगे, अब की बार हमें समझ आ रहा है कि भाई x टू दी पावर n के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी लगा हुआ है। तो अगर x टू दी पावर n के साथ कोई कांस्टेंट टर्म लगा होता है तो ये सीधे बाहर चला जाता है, डिफरेंशिएशन इसका कुछ नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग इस 5 को सीधे बाहर निकाल देंगे। 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 3। अब x टू दी पावर 3 को सॉल्व करने के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x टू दी पावर n। सो 5 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। x टू दी पावर 3 का मतलब है 3x, सॉल्व कर सकते हैं ना। x टू दी पावर n में क्या हुआ था, n x टू दी पावर n माइनस 1। सो x टू दी पावर n है, n को हमने आगे रखा, फिर x लिखेंगे और n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1। और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यानी 15x स्क्वायर। ठीक है, आई होप बेसिक चीज़ें हैं ये। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि d बाई डी एक्स, कोई अकेला, तीसरे फॉर्मूले पे कोई अकेला टर्म है, मान लो सपोज दैट 501, तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर वो कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। अब चलो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी तो सारे के सारे आसानी चलेंगे। अब सपोज दैट इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ जाए, हमने अलग अलग फॉर्मूले के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखा। सपोज दैट कोई ऐसा आ गया कि इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये है y की वैल्यू, देन फाइंड dy बाई dx। ये है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। हमें निकालना है dy बाई dx। y की वैल्यू इतनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे dy बाई dx, और y की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को ओपन कर दो। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ। ठीक है, कुल मिला के डी बाई डी एक्स अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आएगा क्या, देखो डी बाई डी एक्स सबसे पहले इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। डी बाई डी एक्स 2x आ जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर माइनस पुट कर देना, क्योंकि माइनस को हम लोग ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। और जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स 5। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अभी हमने देखा था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। सो 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ, सो कांस्टेंट टर्म बाहर 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो अकेला है, अकेला ही फंस गया। तो अगर कांस्टेंट टर्म अकेला मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलो सॉल्व करो अब इसको। 3 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर n का था n x टू द पावर n माइनस 1। सो x टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा, एक चीज और, हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा। आप ऐसे समझो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ऐसा नहीं कि डी बाई डी एक्स लिख दो और इधर सॉल्व भी कर दो, ये चीज नहीं होगी। डी बाई डी एक्स ही तो सॉल्व कर रहा है इसको, यानी जब सॉल्व होगा तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा। सो 3 को हमने ऐसे लिख दिया, और जब डी बाई डी एक्स इसको सॉल्व करेगा
तो फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1, फॉर्मूले के हिसाब से x टू द पावर n का n, x टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पर है माइनस का साइन 2। अब ये x टू द पावर 1 है, अगर x पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें पता है ना कि x टू द पावर 1, सो आ जाएगा 1x टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 3 2 ज़ा 6, x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते, माइनस, अच्छा ये क्या है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और किसी के भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, 5 टू द पावर 0 1, 6 टू द पावर 0 1, 8 टू द पावर 0 1, किसी भी क्वांटिटी के पावर अगर आप 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाएगी। सो ये पूरी क्वांटिटी 1, सो 2 1 ज़ा 2, इधर तो 0 है उसको छोड़ ही दो। सो जो dy बाई dx की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 6x माइनस 2, यानी हम बोलेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू 6x माइनस 2। सो हाँ, अब लग रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इससे पहले जब स्लोप वगैरह पढ़े थे तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी, हालांकि अभी भी एकदम बेसिक ही है। अभी मैं डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि एग्जांपल्स, कि भाई आपने बहुत बताया कि डिफरेंशिएशन का यूज स्लोप निकालने में होता है, तो एक बार निकाल के तो दिखाओ कि स्लोप है कहाँ, ठीक है, कैसे निकालते हैं। सो एक एग्जांपल लेंगे उसके लिए। सपोज दैट मैंने एक कर्व दे दिया आपको, वो कर्व है y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20, ये है। और मैंने पूछ लिया कि सपोज दैट इसका ग्राफ कैसा बनेगा। हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो इसका ग्राफ ऐसा बना, निकाल सकते हैं कि कैसा बनेगा, बट अभी के लिए हमने एक ऐसे रफ डायग्राम बना लिया कि ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब कभी भी पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह जो ये होता है, ये मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। अगर मैं यहाँ पर इसको माइनस कर दूँ तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, अभी के लिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो हमने एक ग्राफ बना लिया। अब हमें एक चीज़ पता है कि इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स पे जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट यहाँ का स्लोप कैसा होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का स्लोप कुछ इस टाइप से होगा, सॉरी ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ का स्लोप ऐसा होगा, यहाँ का स्लोप कुछ ऐसा होगा। सो हमें क्या करना है, हमें किसी ने बोल दिया कि भाई फाइंड स्लोप ऑफ y एट x इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, x इक्वल टू 4। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई 4 कहाँ पर है, यहाँ कहीं पे है 4, तो 4 पे जब x की वैल्यू 4 होगी तो पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, ये वाला हमको निकालना है स्लोप। कैसे निकालेंगे, वही चीज़ मैंने बताई थी ना कि स्लोप निकालने के लिए अगर कोई कर्व दिया गया है तो क्या करो आप, बहुत छोटा सा हिस्सा कट करो। जब बहुत छोटा सा हिस्सा कट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। और फिर मैंने बोला था कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि dy बाई dx, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही होता है स्लोप। ये उस पॉइंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो लाइन हमने कट किया है, जो सेगमेंट हमने कट किया है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है आपकी, वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। क्योंकि
डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना आ गया, डिफरेंशिएशन सारा सॉल्व करना आ गया, बट अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना समझ रहे हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप। तो चलो स्लोप निकालने के लिए बोला गया है, क्या निकाल दें? डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स, y की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। ठीक है, और सॉल्व करो, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स 20। कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है, ये अगेन बाहर आ जाएगा। 4 अंदर क्या फंसा रह गया? एक्स स्क्वायर, सो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। 10 भी बाहर आ जाएगा, सो माइनस 10 डी बाई डी एक्स एक्स, और इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चलो सॉल्व करें अगर, तो ये 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। एक्स स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होगा, जब सॉल्व होगा तो आ जाएगा 2x। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, हमें पता ना x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, सो x टू द पावर 2 इक्वल टू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, बट 2 माइनस 1 हम नहीं लिख रहे हैं, 2 माइनस 1 1 होगा और 1 लिखा नहीं जाता। माइनस 10, x का डिफरेंशिएशन 1 आया था अभी, जब इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया था, क्योंकि पावर में 1 माइनस 1 आ गया था, तो उस चीज़ को भी नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से जो वैल्यू निकल आई वो निकल आई 4 2 8x माइनस 10। अब देखो 8x माइनस 10 है क्या? डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8x माइनस 10, यानी कि स्लोप क्या है? 8x माइनस 10। बट हमें तो ये पता है ना कि स्लोप कुछ किसी नंबर में आता है, वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 यूनिट आगे बढ़ने पे हमारी हाइट कितने यूनिट बढ़ेगी। बात सही है। अब आप यूं समझो, स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? स्लोप डिपेंड कर रहा है x पे। अरे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो स्लोप आ जाएगा माइनस 10, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो स्लोप आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, और ये चीज़ हमको दिखाई भी तो पड़ रही, यहाँ स्लोप कुछ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि फाइंड स्लोप ऑफ y एट x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू को हमें 4 पुट करना पड़ेगा, तो हमें उस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना था हमारा? 8x माइनस 10, और x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, सो 4 माइनस 10, 8 4 जा 32 माइनस 10, ये आ गया 22। यानी कि x इक्वल टू 4 पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, x इक्वल टू 4 पे स्लोप 22 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा घुमा के डिस्कस करेंगे। देखो एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें x टू द पावर 2 होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है। ऐसा कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई पॉजिटिव टर्म जुड़ा होता है तो ऐसा बनता है। जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव, सपोज दैट -4 -2 या माइनस ही लगा हुआ है, तो उस टाइम पे जो मुंह खुलता है इसका वो नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, तो इतनी चीज तो हमें समझ आ गई। क्वेश्चन में पूछ लिया गया find coordinates of vertex। याद रखना अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी कर्व का। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पूछा गया है।
अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, ये ग्राफ बनेगा किस टाइप से? ये ग्राफ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, यानी ये खुलेगा ऊपर ही। कहाँ बनता है उससे मतलब नहीं है, बट इसका माउथ जो होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा। वर्टेक्स पूछा गया है। अब वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? एक रफ डायग्राम बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा मान लिया। वर्टेक्स क्या होता है? यही जो लोवेस्ट पॉइंट है, या अगर इस तरीके से है तो यही जो अपर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, यही होता है वर्टेक्स। अब इस केस में हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? तो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कोई ब्रिज है या कुछ भी है, आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो। देखो, अगर मैं इसको टेंजेंट मानूं और ऐसे पुट करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट का स्लोप कुछ इस टाइप से है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्लोप इसका ऐसे होता जाएगा, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऐसे भी डिस्कस किया था कि ब्रिज है कई किलोमीटर लंबा, और अगर कोई नन्हा सा बच्चा चढ़ता है तो उसके शूज़ जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो उसको स्ट्रेट फील होगा, ठीक है। तो इस केस में सबसे टॉप मोस्ट या सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ का स्लोप क्या होगा? दोनों जगह पे स्लोप ज़ीरो होगा। इसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पे स्लोप हमें एक चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ये चीज़ तो समझ आ रही है? यहाँ का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, और यहाँ का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। मैंने बोला था ना कि अगर इस तरीके से रहे लाइन, स्लोप अगर इस तरीके से है तो नेगेटिव, और अगर इस तरीके से स्लोप है तो पॉजिटिव। एक्स बढ़ने पे वाई बढ़े पॉजिटिव, एक्स बढ़ने पे वाई घटे तो स्लोप नेगेटिव। अब हमें एक चीज़ पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव कहाँ तक है? यहाँ तक है, और इसके बाद नेगेटिव। अब पॉजिटिव से आप नेगेटिव में जाओ, सपोज एट +5 +4 -+3 +2 +1, ज़ीरो वो पॉइंट है जिसके बाद आपको माइनस मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर लाइन में देखें, ये ज़ीरो। सो इधर माइनस है, इधर प्लस है, प्लस से माइनस जाओ या माइनस से प्लस जाओ, जहां पर ये साइन चेंज होता है वहां हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि प्लस से माइनस में जाओ तो भी ज़ीरो मिलेगा जहां पर चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस में जाओगे तो भी जहां पे साइन चेंज हो रहा है वहां पर ज़ीरो मिलेगा। और इतने लंबे लेक्चर की ज़रूरत भी नहीं है, हम समझ भी सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। हमसे पूछा गया था फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे स्लोप ज़ीरो होगा, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। वर्टेक्स जो होगा यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा, तो हम लिखेंगे एट वर्टेक्स, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा, स्लोप कितना होगा? ज़ीरो होगा। स्लोप होता क्या है? dy/dx ही तो रिप्रेजेंट करता है स्लोप। तो देखो y जो है यानी स्लोप कहाँ पे ज़ीरो है, कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू पुट करो आप। सो d/dx, y की वैल्यू है x² - 7x + 10 = 0, ये ब्रैकेट में हो गया। सो d/dx ओपन होगा तो ये आ जाएगा x² फिर -d/dx 7x + d/dx 10 = 0। x² का कितना होगा? x⁴n, सो n x⁴n -1, 2 - 1 1 हो जाएगा, माइनस ये 7 बाहर आ जाएगा, और जब 7 बाहर आ जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x⁴1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 ही आता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो 2x - 7, 10 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, ये आ गया यहाँ तक। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, सो 2x - 7 = 0, सो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/2, ठीक है। x इक्वल टू 7/2 है, यानी कि x की वैल्यू है 3.5। यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, यानी कि हमें स्लोप जो कर्व है उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है 3.5। y की वैल्यू निकालनी है,
तो y की वैल्यू तो निकालना सिंपल है ना। देखो कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 था। सो x की वैल्यू पुट कर दो। x जहाँ पे 3.5 है वहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। सो y इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा 3.5 या फिर 7/2 ही पुट कर देते हैं, माइनस 7, x की वैल्यू है 7/2 प्लस 10, 49/4 माइनस 49/2 प्लस 10। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यह आ गया 49 माइनस 98 आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा। यह आ जाएगा 11/4। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। -9, ठीक है, -9/4। सो y की वैल्यू होगी -9/4 यानी कि 4.5/2। -9/4 ही लिख देते हैं। तो ये मिल गया हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो आप, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बताने से पहले मैं आपको चेन रूल भी डिस्कस करूंगा। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें बोला क्या जाता है, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है। सपोज दैट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि u x पे डिपेंड कर रहा, v भी x पे डिपेंड कर रहा। तो उस केस में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, जैसे d/dx u इंटू v, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक को एज इट इज रखते हैं। सपोज दैट मैंने u को कांस्टेंट रख दिया एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं d/dx v, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखते हैं और जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बस यही वो सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे पता है फॉर्मूले से कुछ समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो d/dx, सपोज दैट x + 3 इंटू x - 2, इसको ईजिली कैसे कर सकते हैं, मैं इधर का फॉर्मूला रब कर रहा हूँ। एक तो जनरल तरीका है कि मल्टीप्लाई करके जो हमें पता है उससे सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, जैसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन से दिखाता हूँ। d/dx अंदर क्या आएगा, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x², x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -2x, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया +3x - 6। ठीक है, सो d/dx x² + x - 6 ओपन करेंगे, सो d/dx x² + d/dx x - d/dx 6। सो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, 2x टू द पावर 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 को नहीं लिख रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और 6 का डिफरेंशिएशन 0, यानी वैल्यू कितनी आ गई, जो dy/dx है ओवरऑल ये है 2x + 1। अब देखो
अगर मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करते हुए चले तो इसमें क्या बोला गया था, दो फंक्शन मानो, दो फंक्शन को दिखाई पड़ रहे हैं ना, एक है x प्लस 3, दूसरा है x माइनस 2। सो u इक्वल टू x प्लस 3 और v कितना है x माइनस 2। दोनों ही x के फंक्शन हैं। x का फंक्शन होने का मतलब u भी x पे डिपेंड कर रहा, v भी x पे ही डिपेंड कर रहा। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। जरूरी नहीं कि आप u v लिखो, बट आपको पता होना चाहिए तरीका। दो डिफरेंट फंक्शन हैं और दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो एक को कांस्टेंट रखो। चलो पहले हम x प्लस 3 को कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब एज इट इज आप पुट कर लो, फिर डी बाई डी एक्स लिखो। एक को कांस्टेंट करके दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन लगा के दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफरेंशिएट। सो x प्लस 3 कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स, और x माइनस 2 हो गया डिफरेंशिएट। फिर प्लस का साइन लगाया, x माइनस 2 को कांस्टेंट रखा और d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 को कर दिया डिफरेंशिएट। देखो ये चीज़ तो बाहर है d बाई डी एक्स के, तो यहाँ पे कोई फर्क आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। x माइनस 2 जब एक्सपेंड करेंगे तो x का भी डिफरेंशिएशन होगा, माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा। चलो करके देख लेते हैं। d बाई डी एक्स, x का भी डिफरेंशिएशन होगा, माइनस डी बाई डी एक्स, 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस x माइनस 2 डी बाई डी एक्स, x का भी डिफरेंशिएशन होगा और 3 का भी डिफरेंशिएशन होगा। आई होप कि आपको नीचे दिख रहा होगा। एक स्टेप और करता हूं, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। x प्लस 3 को ऐसे ही पुट कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। सो 1 माइनस 0 1, प्लस x माइनस 2, और इसी तरीके से x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। यानी जो ओवरऑल वैल्यू y, इस साइड लिख रहा हूं मैं, x प्लस 3 इंटू 1 यानी कि आ गया x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 यानी कि 2x प्लस 1। जो चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाला वही चीज़ हमारा जो नॉर्मल फंडामेंटल तरीका था जो हमने सीखा था वहाँ से भी वही वैल्यू निकल के आई है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि भाई जब हम ये चीज़ सीख ही चुके हैं, ठीक है, जो हमने बेसिक फॉर्मूला को पढ़ा और तो मल्टीप्लाई करके जब हम लोग डायरेक्ट ला ही सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें प्रोडक्ट रूल जानने का। ज़रूरत यही है कि इस केस में तो ये तरीका लग गया कि मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वहाँ पर आप उनको मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये मल्टीप्लिकेशन रूल का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, और एक जो इसमें काफ़ी अच्छा रूल है चेन रूल, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद जो साइन, कॉस, लॉग और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन था उसको भी लेके हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, फिर कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।